घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब मैंने 2017 में घुसपैठियों के खिलाफ पीआईएल फाइल किया, उस समय मैंने जो टोटल आंकड़े दिए थे वो 5 करोड़ का दिया था। 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में 2017 में आ चुके थे। अभी तो 2023 आ गया, ये संख्या और बढ़ रही होगी, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब आप ये सोचो, कोई व्यक्ति आपने कभी सुना कि किसी ने अमेरिका में घुसपैठ कर लिया हो? सुना आपने? कभी अखबार में आप गूगल करके देख लो कि चीन में कोई अवैध रूप से घुस गया, सुना क्या? दुबई में कोई अवैध रूप से कभी घुसा क्या? ना कोई चीन में घुसता है, ना दुबई में घुसता है, ना अमेरिका में घुसता है, ना जर्मनी में घुसता है, ना कोरिया में घुसता है, ना सिंगापुर में घुसता है। ये भारत में क्यों घुसता है? अगर आपके घर की बाउंड्री वॉल नहीं होगी तो आवारा जानवर आएंगे कि नहीं आपके घर में? अगर आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, आवारा जानवर आएंगे कि नहीं? अगर आपने घर के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारने का आदेश नहीं दिया हुआ है, बस बोला सिर्फ देखते रहना, अब वो देख भी रहा तो क्या करे? कुछ कर ही नहीं सकता। और ये घुसपैठिए बंगाल के बॉर्डर पे घुसते हैं और आपके कच्छ पहुंच जाते हैं, घुसते हैं असम में, निकलते हैं आपके भुज में, घुसते हैं बंगाल में और निकलते हैं पालनपुर में। और शायद आपको ध्यान नहीं होगा, आजकल ये घुसपैठिए सीधे शहर में नहीं आ रहे हैं, पहले वो देहात में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जहां बंजर है, जहां थोड़ा जंगल है, जहां थोड़ा वीरान सा है, पहले वहां जाके झुग्गी डाल रहे हैं, वहां साल 2 साल पहले कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक एक कागज बनवाना शुरू करते हैं। 2000 रुपए देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर वाले को, आधार बना देता है मात्र 2000 रुपए में। फिर 2000 रुपए देते हैं किसी दलाल को, पकड़ते हैं लेखपाल पटवारी को, पकड़ते हैं, वो राशन कार्ड बना देता है। नगर निगम में किसी दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपए देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। आरटीओ ऑफिस में किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2-3 हजार 4 हजार देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, आधार भी हो गया, राशन कार्ड भी हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट भी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फिर तो बैंक में खाता खुलवा लेते हैं। और जब सब हो गया तो चुनाव आया, चाहे लोकल बॉडी का चुनाव आया, प्रधान का आया, पार्षद का आया, विधानसभा का आया, लोकसभा का आया, किसी नेता को पकड़ा, बोले भाई साहब हम 15-20 लोग हैं, हमारे पास वोटर आईडी है नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट 5-5 है, वोटर आईडी बनवा दो, आपको वोट देंगे। नेता क्या न करता, उसको तो वोट चाहिए। बोले ठीक है, हमको वोट देना बस पक्का है? बोले हाँ दे देंगे। बोले चलो बनवा देता हूं। तो 10,000 रुपए में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आपके पालनपुर के नागरिक बन जाते हैं, आपके कच्छ, भरूच, अहमदाबाद के नागरिक बन जाते हैं, भारत के नागरिक बन गए। कितने में? 10,000। और फायदा 3 लाख रुपए का प्रधानमंत्री का मुफ्त आवास, जो प्रधानमंत्री मुफ्त आवास योजना, हर महीने चावल, दाल, आटा, तेल। क्यों? क्योंकि राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाला है, तो मुफ्त में राशन शुरू। दिल्ली उल्ली में 100 यूनिट बिजली भी फ्री, बिजली पानी भी फ्री मिल जाता है दिल्ली में। आयुष्मान कार्ड बन गया, इलाज भी फ्री। गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड है, स्कूल में एडमिशन भी फ्री, और एडमिशन फ्री नहीं, 500,000 रुपए वजीफा भी शुरू। गरीबों को जो किसान सम्मान निधि आती है वो भी मिलना शुरू। तो धीरे धीरे ये बांग्लादेशी रोहिंग्या 10 से 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और इतने में भारत के नागरिक बन जाते हैं, और नागरिक बन के साल भर के अंदर लगभग 5 लाख रुपए फायदा उठा लेते हैं। और ये 5 लाख रुपए सरकार का नहीं है, ये 5 लाख रुपए किसका है? किसका है ये? जिसने इनकम टैक्स दिया, जिसने जीएसटी दिया, जिसने वैट दिया, जिसने टीडीएस दिया, उसका है।
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि घुसपैठ आए ना आए हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो घुसपैठियों को खाना खिलाने वाले आप सब हैं, घुसपैठियों को राशन देने वाले आप हैं, घुसपैठियों को वजीफा देने वाले आप हैं, घुसपैठियों को मुफ्त मकान देने वाले आप हैं। और कल आपका घर जलाएंगे तो याद रखिए कोई बचाने भी नहीं आएगा। फ्रांस 3 महीने जला कि नहीं जला, देखा आपने टीवी में? किसने जलाया? घुसपैठियों ने। मोरक्को में ईरान से वहां जब वॉर शुरू हुआ तो रोटी कपड़ा मकान के लिए वो फ्रांस में आए। फ्रांस ने मानवता दिखाई, उनको शरण दे दिया। फ्रांस ने उसको मकान दे दिया, दुकान दे दिया, थोड़ा बोला भाई काम धाम शुरू कर लो, तुम आराम से रहो। और उन घुसपैठियों ने, कितने नमक हराम होते हैं समझिए जरा। वर्ल्ड कप के फुटबॉल में, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था, उसके सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। और वो मोरक्को के घुसपैठिए जो मोरक्को से जान बचा के भाग के आए थे, फ्रांस में शरण लिए थे, उन्होंने फ्रांस को जलाना शुरू कर दिया कि भाई तुम हमारे भाइयों को क्यों बचा रहे। सोचो, मोरक्को से भाग के आए, फ्रांस ने रोटी कपड़ा मकान दिया, और जब फ्रांस ने वर्ल्ड कप फुटबॉल में मोरक्को को हरा दिया तो उन्होंने फ्रांस में आग लगा दिया कि तुमने जो है हमारे भाइयों को हरा दिया। कल को बांग्लादेशी भी यही करेंगे, बोले अच्छा हमारे बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को हरा दिया, हम आगजनी करेंगे। कि जिनको शरण दे रहे हैं ना, ये हमें समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा खतरा है। और जो चीज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए हमारे पास कौन सा कानून है? एनएसए। मेरी जानकारी के अनुसार गुजरात में आज तक किसी भी घुसपैठिए या उसके मददगार के खिलाफ एनएसए नहीं लगाया गया। बातें करने से, जन जागरण करने से, कैंडल मार्च करने से, रोड पे निकलने से बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी ठीक होगी कानून बदलने से, बीमारी ठीक होगी कानून को लागू करने से। ना घुसपैठियों के खिलाफ कभी एनएसए लगाया, ना घुसपैठियों के खिलाफ कभी यूएपीए लगाया, ना घुसपैठियों के खिलाफ, घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, पूरा सिंडिकेट है, ना कभी गुजकोका लगाया, ना किसी घुसपैठिए की प्रॉपर्टी जब्त किया। केवल उनका घर तोड़ देने से बात नहीं बनेगी ना। खौफ, कानून का खौफ ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई पूरी दुनिया का कोई आदमी अमेरिका के बॉर्डर में घुसने की सोचता भी नहीं है, कानून ऐसा होना चाहिए कि भारत के बॉर्डर में कोई घुसने के बारे में कल्पना भी न करे, सपने में खौफ होना चाहिए। जब ऐसा खौफ होगा कि मैं भारत के बॉर्डर में घुस गया हूं और मुझे तो जेल में डाल दिया 50 साल के लिए, तब वो डरेगा। और दुनिया के कई देशों में अवैध घुसपैठ को देशद्रोह माना जाता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में अवैध घुसपैठ को देशद्रोह नहीं माना जाता। जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों, ये जो 2-2 हजार रुपए में उनका डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इनको देशद्रोही घोषित करना शुरू किया जाएगा, जब घुसपैठियों के और उनके मददगारों को गद्दार घोषित किया जाएगा ऑफिशियली कानून बना के, जब घुसपैठियों के और उनके मददगारों को 20 से 50 साल सजा देना शुरू करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ना कोई घुसपैठिया भारत में आएगा, और जो आ भी गया तो ये सरकारी आदमी कभी उनका कोई मदद नहीं करेंगे, कोई आधार नहीं बनाएगा, राशन कार्ड नहीं बनाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाएगा। इसके लिए भी समाज केवल यही कर सकता है, डॉक्टर से ये कह सकता है भाई दवा बनाओ, और जो दवा पहले से है उसको यूज करो। कितने लोग आप लोग फेसबुक यूज करते हैं? हाथ उठाइए जरा। सब यूज करते हैं। आप इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, लगभग 1000 आदमी, जानते हैं अगर आप 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लें तो आपकी कही हुई बात 5 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगी। 5 करोड़ लोगों तक। जब आप समस्याओं के मूल कारण और अस्थायी समाधान को लिखना शुरू कर दें,
सोशल मीडिया को केवल बर्थडे के लिए, अपनी फोटो डालने के लिए, उसके लिए करना चाहिए, वो इसीलिए बनाइए। बर्थडे की फोटो शेयर करिए, शादी विवाह की फोटो शेयर करिए, बाकी और भी करिए, लेकिन सोशल मीडिया को राष्ट्रहित के लिए उपयोग करिए। समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए, केवल समस्या नहीं। दुर्भाग्यवश मीडिया हमारा समस्या जीवी हो गया। अगर आप शाम की डिबेट देखिए, शाम को 1 घंटे डिबेट होती है, 4 आदमी बैठा लेंगे, वो कुत्ते बिल्ली तरीके लड़ते रहेंगे, 1 घंटे टाइम खत्म। आपको ये तो पता चल जाएगा समस्या क्या है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगी कि मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है। न वो एंकर पूछता है, न डिबेट वाले बताते हैं। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। अच्छा, हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमारी नासमझी देखिए। कश्मीर फाइल बनी, सब लोग देख के आए, देखना भी चाहिए। कुछ लोगों ने टिकट भी स्पॉन्सर किया, 50 टिकट, 100 टिकट, सबको दूसरों को दिखवाया। लेकिन कश्मीर फाइल देखने से आपको बीमारी पता चली है, दवा? जोर से बोलिए। अभी केरल फाइल देखा है, सबने टिकट भी स्पॉन्सर किया, हम 50 टिकट दिखाएंगे, हम इतना दिखाएंगे। केरल फाइल देखने से आपको बीमारी पता चली है, दवा? तो बीमारी पता होने से बीमारी ठीक होती है क्या? बीमारी पता होने से बीमारी ठीक नहीं होती। लेकिन हम क्या कहूं, इतने नादान हैं, हम इसी बात से खुश हैं कि हमारी बीमारी सबको पता चल गई। धर्मांतरण होता है, ये चलो आज भारत में सबको पता चल गया, आई एम वेरी हैप्पी। कश्मीर में क्या हुआ था हमको भी पता चल गया, हमारे रिश्तेदारों को पता चला, आई एम वेरी हैप्पी। अगर ऐसे ही हैप्पी होते रहोगे तो मणिपुर फाइल बनेगी, मिजोरम फाइल बनेगी, नागालैंड फाइल बनेगी, मेघालय फाइल बनेगी, लद्दाख फाइल बनेगी, लक्षद्वीप फाइल बनेगी, बढ़ते बढ़ते झारखंड फाइल बनेगी, बिहार फाइल बनेगी, हो सकता है आपकी कच्छ और भरूच फाइल भी बनना शुरू हो जाए। मैं आपको न फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ना आपकी सोच को कहीं वो कर रहा हूं, लेकिन आप समझो। अरे मुझे अंदर से मान लो कैंसर है, आप सबको मैं बता दूं मुझे कैंसर है, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? हम तो इसी बात से खुश हो रहे हैं, अरे हमको कैंसर था, सबको पता चल गया कैंसर है, कैंसर है, कैंसर। अरे भैया, क्या बच्चों वाली आप। मैं तो देखता हूं सोशल मीडिया में कैसे कैसे लोग, पढ़े लिखे लोग हरकत करते हैं। समस्या जीवियों से सावधान रहिए। समस्या जीवी मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो सोशल मीडिया में केवल प्रॉब्लम बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फेसबुक पेज हैं, ट्विटर पे हैंडल है, इंस्टाग्राम पे लोग हैं, सुबह से शाम तक बता रहे हैं, यहां लड़की भाग गई, यहां लव जिहाद हो गया, यहां धर्मांतरण हो गया, यहां घुसपैठिया आ गया, यहां फला हो गया, यहां मजार बन गई, यहां दरगाह बन गई। अरे उससे कुछ होगा क्या? मैं तो बाबा को धन्यवाद दूंगा। बाबा ने पहले तो कुछ किराए पे बुलडोजर लिए थे, आजकल उन्होंने खरीद भी लिया है। और थाने में ट्रेंड ड्राइवर भी रख दिए। ड्राइवर इतने ट्रेंड हैं कि जब तक कोर्ट का स्टे आता है तब तक वो क्योंकि किराए पे लेने में क्या होता था, जब तक वो आता होता तब तक कई बार ऐसा होता था ऊपर से स्टे उस्टे हो जाता था। आजकल एकदम ट्रेंड, ड्राइवर भी ट्रेंड है, बुलडोजर भी बढ़िया है, पेट्रोल वोट्रोल भर के, डीजल भर के रेडी रहता है। बस जैसे ही पता चला, अच्छा बोले, अच्छा इसने ये किया था, उससे खौफ होता है, उससे खौफ होता है। सठे साठ्यम समाचरेत, ये कोई विदेश का वाक्य नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का सेंटेंस नहीं है, ये महाभारत का सेंटेंस है, विदुर जी ने बोला था। सठे साठ्यम समाचरेत। जिन राष्ट्रों ने विदुर नीति को अपनाया, आचार्य चाणक्य नीति की जो बातें थी उसको अपनाया है,
वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, अराजकता नहीं है। उदाहरण के लिए 50 साल में देखते ही देखते सिंगापुर वर्ल्ड का सबसे अच्छा शहर बन गया। सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपना के कानून बनाया। सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को चीन ने बनाया, अपनाया, महाशक्ति बन गया। सठे साठ्यम समाचरित को कोरिया ने अपनाया, डेवलप कंट्री हो गया। और तो छोड़िए, दुबई रेगिस्तान था, 50 साल पहले कुछ नहीं था। सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया कारपोरेट डेस्टिनेशन बन गया। लोग ट्रप घूमने टहलने भी आते हैं, मौज मस्ती करने भी आते हैं, और सारे दुनिया के कारपोरेट ऑफिस भी वहां पहुंच गए। लोहा लोहे को काटता है, सठे साठ्यम समाचरित। गलत काम किया, अब तुम गए। जब तक ये खौफ नहीं होगा ना, तब तक ना। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी समस्या का समाधान समझा के, बुझा के, जन जागरण फैला के नहीं होता। उसका उदाहरण, यह सच बात है, आतंकवादी को मारने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और यह मैं नहीं, गांधी जी कहते थे। ये किसने बोला था? गांधी जी कहते थे, अपराधी को नहीं, किसको मारो? अपराध। तो स्वाभाविक सी बात है, आतंकवादी को मारो, लेकिन उस किताब को भी मारो जो आतंकवाद। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गांधी जी कह रहे हैं। अगर आज गांधी जी होते और इतना आतंकवाद अगर देखते, तो गांधी जी यही कहते, उस किताब को बंद करो, उस किताब को बैन करो, जिसकी वजह से आतंकवाद फैल रहा है। ये गांधी जी बोलते कि नहीं बोलते? तो जितने भारत में गांधीवादी सांसद हैं, उनको पकड़िए, उनको गांधी जी का वाक्य याद दिलाइए और बोलो, भैया अगर वास्तव में आप गांधी जी को मानते हो तो प्लीज आतंकवाद के साथ आतंकवादी विचारधारा को पनपाने वाली किताब को भी बैन करिए। यही तरीका है। एक बात और, आतंकवाद, पीएफआई या जो भी संगठन है, क्या ऐसे संगठन चीन में है क्या? जरा जोर से बोलिए। सिंगापुर में है क्या? इसका मतलब आतंकवाद लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका मतलब इसका भी इलाज। अगर कोई बीमारी हमारे यहां है, चीन में नहीं है, तो हमें कहां से दवा उठानी पड़ेगी? चीन से लेना पड़ेगा। भाई हॉस्पिटल में जब कोई मरीज आता है, डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाते, तो अपने दोस्त डॉक्टरों से बात करते हैं। एक नर्सिंग होम में आप गए, आपने अपनी कोई समस्या बताई, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, तो दूसरे नर्सिंग होम के डॉक्टरों से बात करता है और सारे मिलजुल के उसका समस्या का समाधान करते हैं। तो समाधान तो करना पड़ेगा। आतंकवादी सोच को खत्म करना पड़ेगा, आतंकवादी विचारधारा को खत्म करना पड़ेगा। और इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड और 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए। 10वीं तक यानी 16 साल तक सबकी एक किताब होगी। फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ होगी, जूलॉजी होगी, बॉटनी होगी, जो कुछ होगी, कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम, जैसा चाइना ने किया कि आदमी सबसे पहले ये चीजें पढ़े, बाकी जो पढ़ना होगा बाद में पढ़े। चाइना ने समान शिक्षा लागू किया है। और भारत में समान शिक्षा इसलिए भी होनी चाहिए कि भारत के संविधान में 2 शब्द जोड़े गए थे 1976 में, एक सोशलिस्ट और एक सेकुलर। क्या क्या जोड़ा गया था? सोशलिस्ट और, जोड़ तो दिया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया। सोशलिस्ट का मतलब होता है, जैसे चाइना सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट का बेसिक सिद्धांत यह है कि उस देश में सबकी किताब एक हो, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, टीचर का बच्चा हो या मिनिस्टर का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो या कलेक्टर का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो या मालिक का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, सिलेबस और करिकुलम कॉमन होता है। और यह हमारे देश में पहले था। कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, राजा दशरथ और उनके मंत्री दुष्यंत एक साथ पढ़े थे। हमारे देश में जो गुरुकुल सिस्टम था,
वो सबके लिए कॉमन था। कॉमन एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में चंद्रगुप्त तक चला है। ये तो मुगलों के आने के बाद थोड़ा उसमें कमी आई है और मैकाले के आने के बाद एकदम खत्म हो गया। तो भारत में इस समस्या को खत्म करने के लिए सबसे पहले वैदिक शिक्षा पद्धति लागू करना पड़ेगा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति लागू करना पड़ेगा, तब जाके वो सोच खत्म होगी और सबके लिए उसको पढ़ना मैंडेटरी करना पड़ेगा। दूसरा, सठे साठ्यम समाचरेत। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, चीन में आतंकवादी के साथ पता क्या करते हैं? वो बिरयानी नहीं खिलाते, मन चाहे हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते। जहां बम धमाका होगा उसको वहीं गोली मारी जाएगी। उन्होंने क्या एक सिस्टम रखा है, उनका यह मानना है कि कोई आतंकवादी आया, मान लो आपके डीसा में बम विस्फोट करके चला गया, तो डीसा के लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया। अब उसको अगर चुपचाप सुबह 3 बजे 4 बजे अहमदाबाद में फांसी दे भी दिया तो डीसा के लोगों को तो मन में खौफ खत्म नहीं हुआ। तो चाइना में सिद्धांत यह है, जहां गलत काम हुआ सजा वहीं मिलेगी। अगर डीसा में बम फोड़ा तो उस आतंकवादी को दिशा में लाया जाएगा, सार्वजनिक रूप से पार्क में, जैसे ये पार्क है, यहां उसको बीच में खड़ा किया जाएगा, सारे दिशा के लोगों को बुला लिया जाएगा, भाई सब लोग आ जाओ, खड़े हो जाओ, देखो इसी ने बम फोड़ा, बोले हाँ इसी ने फोड़ा, 5 गोली, उसको 5 गोली मारी जाएगी। फिर 5 गोली का जो खर्चा है एक उसकी रसीद बनेगी। फिर यह भी बनेगा कि 1 साल जेल में था, पर डे इसके ऊपर खाने पे इतना खर्च हुआ, 1 साल के जेल का खर्चा यह है, इसको जो 5 गोली मारी है इस 5 गोली का खर्चा यह है, टोटल खर्चा यह है। उसके माँ बाप को पकड़ा देंगे कि तुम्हारे बेटे ने गद्दारी किया था, मक्कारी किया था, हरामखोरी किया था, इसलिए ये टोटल खर्चा है, ये टोटल खर्चा है, इस पैसे को जमा करो, और अगर नहीं जमा करोगे तो उसमें 5 साल सजा होगी। इसको कहते हैं सठे साठ्यम समाचरेत, इसको कहते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। सांसद से मिलिए। धन्यवाद।